Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. इस वीडियो में हम जानेंगे लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में, ठीक है। और एट लास्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन बिंदुओं को या किन बातों को आप ध्यान करके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उनसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उन बातों पे भी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि जो बेसिक तरीका है वो क्या है, उसके बाद में देखते हैं कि एडवांस जो मेथड होते हैं उनको कैसे अप्लाई करना है और कैसे हम क्विकेस्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं लासा या मासा। अब एक्चुअल में इसको पढ़ने का ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो बात यह है कि लासा क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो 6th 7th 8th में ज्ञात किया जाता है। तो आपके जो प्रश्न है ना वो ऐसे नहीं आएंगे कि लासा ज्ञात करें या मासा ज्ञात करें। बहुत कम एग्जाम्स होते हैं या क्यों कहें कि जो है बहुत लो लेवल का ये क्वेश्चन होगा जिसमें ये पूछा जाए कि लासा ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो है उससे थोड़ा सा हट के आते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा कि कुछ घंटियां हैं जो इतने इतने समय अंतराल पे बज रही हैं, तो बताओ कितने, तो उसमें लासा और मासा के अनुप्रयोग आते हैं, तो मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब आपको अगर जो लासा निकालना ही नहीं आता हो या मासा निकालना ही नहीं आता हो तो फिर दिक्कत है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि लासा को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और सबसे अच्छी विधि कौन सी है जिससे आप दोनों चीज़ें लासा और मासा एक ही विधि का प्रयोग करके तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लासा की बात करें तो लासा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। सबसे पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कहें। इस विधि में हम क्या करते हैं पता? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है हमारी भाग विधि। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। अब इन दोनों को पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कब किसी विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे पहला शब्द क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कि जो भी संख्याएं दी हुई होंगी उनको जो है अभाज्य संख्याओं में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 40, 36 और 126। इनका आपको लासा ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है? इसका लासा ज्ञात करना है। तो 40 को हमको क्या करना है? ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो प्राइम नंबर हो, जो भाग नहीं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य। अब जो भी संख्या दी होगी ना इनमें तोड़ना है हमको उसको। तो देखो 40 को अगर जो हम लिखना चाहें तो 20 दूनी 40 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो उसको 8 पंचे 40 कर सकते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणे 5। 36 को 6 छाक 36 कह सकते हैं, या कहें कि 12 तो यही 36 कह सकते हैं। 9 चौक 36, तो 9, 4 जो है 2 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको अगर जो हम लिखना चाहें तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे इसके? 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 126 को ऐसे ही लिखेंगे अगर जो, तो इसको क्या लिखेंगे? 13, हाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इस प्रकार से इसके गुणनखंड करके लिख लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7। अब देखो ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक। अब इसमें से लासा जब ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी घात वाली कॉमन संख्याएं हैं, सबसे बड़ी घात वाली, ठीक, बड़ी घात वाली जो कॉमन संख्या है उनको लिख लेना है, प्लस साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो संख्याओं की कोई घात नहीं है उनको भी लिखना है। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे इसमें अगर जो मैं घात की बात करूँ कि 2 की घात 3, 2 की घात 2,
और 2 की घात 1। तो इसमें 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 3 सबसे बड़ी है, तो 2 की घात 3 कॉमन। आप 3 को देखें तो 3 की घात 2, 3 की घात 2, ठीक। तो इन दोनों में 3 की घात 2 सबसे बड़ी है। फिर 5, इन तीनों में देखो तो 5 की घात 1 ही है तो 5 आ जाएगा। 7 देखो 7 की घात 1 ही है तो 7 आ जाएगा। इन सभी का गुणा कर लेंगे, ठीक। तो ये 4, 3 ते 9, 5 गुणे 7, तो 9 पचे 45 गुणे 7 पचे 35। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, 20। ये आ गया मान लो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी गुणा कैसे कर दिया, तो इसके लिए आपको ट्रिक जाननी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी फैक्टराइज करना होता है तो उसको क्या लिख सकते हो, 40 माइनस 50 माइनस 5 लिख सकते हो और 35 का गुणा करके उसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा। एक तो तरीका ये, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक होती है, तो आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी आप इतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात है कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। सब देखो मैथ सीखना है तो कैलकुलेशन तो तेज़ होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप किसी चीज़ को कितना जल्दी कर पा रहे हैं। तो सब गुणा भाग जोड़ घटाना इन सब की आपको छोटी ऊँची ट्रिक तो आनी ही चाहिए, है ना। जो नॉर्मल ट्रिक्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। चलो, तो ये तो बात हो गई अभाज्य गुणनखंड की, मतलब लासा की अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने की एक तो ये है विधि, ठीक। दूसरे मेथड की बात करें, दूसरा है भाग विधि या कहें डिवीजन मेथड। अब ये दोनों मेथड आपको देखो इनमें अंतर क्या है बेसिक वो देख लेते हैं। तो भाग विधि के लिए हम क्या लिखेंगे, इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 40, 36, 126। अब इनको एक साथ में ही काटना है, तो सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से काटें। तो 2 से अगर जो काटेंगे 40 को तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 6 और ये 3, 63 आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको सबको तब तक भाग करते रहना है जब तक कि एक एक नहीं आ जाता है। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 9 से काट लेते हैं तो 10 को ऐसे ही उतार लेंगे और 9 एक कम 9, 9 सत्ती 63। अब देखो 10 और 7 बचा है, तो इन सबका गुणा कर लेते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाग विधि में क्या है कि ये 10 तो एक बार में, 7 है तो 7 भी एक बार में, ये हमारी आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 7, ठीक। तो यहाँ पे 2 की घात 2 आ जाएगी, 4, 9 चौक 36 और 70, 0, 7 छंग 42 और ये 7 21 और 25, तो 25, 20 आ जाएगा। तो भाग विधि में हमको क्या करना है, इन सबको भाग करते रहना है जब तक कि एक ना मिल जाए। जब एक मिल जाएगा उन सभी संख्याओं को जो ये इधर साइड में आई हैं इन सब का गुणन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई डिवीजन मेथड, और ये यहाँ पे ये वाली पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड और दूसरी भाग विधि, ठीक। अब क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन होगा आपको कि ये दोनों मान लो संख्याएं दी गई हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया उस पर आधारित, और एक सूत्र होता है यहाँ पे कि मान लो जब 2 संख्याएं दी जाए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस है इसके आने के। डायरेक्ट क्वेश्चन इस वाले मेथड पे अधिकतर आते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि लासा ज्ञात करने की ये 2 विधियां हैं। इसमें कभी भी आपको लासा निकालना हो तो आप भाग विधि का प्रयोग करें, सबसे आसान है, क्योंकि इसको 10 बार लिखना है, फिर घाते देखनी, इधर उधर गलत भी हो सकता है। भाग विधि में गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है, आपको केवल भाग करते जाना है, जब एक मिल जाएगा तो गुणा कर देना है, फाइनल उत्तर, ठीक। तो जब भी लासा निकालना हो ना तो भाग विधि का ही आपको प्रयोग करना है। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने की मेथड्स। अब देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, इनमें
देखो आपको तीनों पता होनी चाहिए, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप किसी विधि का प्रयोग करेंगे, वो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा मेथड बेटर है, ठीक है। फिर भी मैं अगर जो कहूँ तो इन तीनों में सबसे लास्ट वाली जो विधि है वो सबसे सही रहती है और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या करना है, जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे ही ये भी होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 36 और 84 ले लेते हैं, ठीक। ये दो संख्याएं ले ली हमने। तो 36 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 9 चौक 36, तो 9 के गुणनखंड और 4 के, तो 4 की घात 2, 6 और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2, तो 6 को भी 2 और 3 लिख सकते हैं, तो 2 की घात, इसको लिखेंगे 2 की घात 2, 2 गुणे 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ठीक। 84 को लिखेंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा 21, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 21, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। इसके हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जैसे 36 लिखना है, फिर इसको प्राइम नंबर से काटना चालू करना है, तो ये 18, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। जब एक प्राप्त हो जाए जान लो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य ही संख्याओं को यहाँ पे लेना है, कभी भी 4 6 या ऐसी संख्या नहीं लेने नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके गुणनखंड करने पर ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको भी घात में लिख लेना है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। अब हमको इसका अगर जो मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त मासा ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको जो कॉमन है, जैसे जो घात वाली संख्याएं कॉमन है केवल उनको लिख लेना है, ठीक है, बाकियों को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे छोटी घात कितनी है, या यूँ कहें कि घातें जो है वो देख लेना। 2 की घात 2 सबसे छोटी, यहाँ पे 2 की घात 4, तो इन दोनों में 2 की घात 2 तो दोनों में है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है, यहाँ पे भी 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 तो कॉमन हो ही गया, ठीक। यहाँ पे देखो 3 है, इसमें भी 3 की घात 2 है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। 7 देखो यहाँ पे है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है, बस यही हमारा मासा हो जाएगा। तो 4 3 12, HCF 12 हो जाएगा, ठीक। ऐसे कोई भी संख्या लिखी हो जिसका HCF आपको बताना है, तो सिंपल जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमको देख लेना है। जो सबसे छोटी घात होगी वो कॉमन हो, और जो कॉमन होगी उभयनिष्ठ देखना होता है, कहें तो उभयनिष्ठ या कॉमन कह लो। तो उभयनिष्ठ जो संख्या होगी वही उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तो हो गया जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भाग विधि में क्या करना होता है, जैसे मान लो 36 और 84 इन्हीं दोनों का हमको मान लो HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो हमको क्या करना है, इन जो भी संख्याएं दी हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेना है, और जो बड़ी संख्या है उसको लेना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 36, तो 36 को लिखना है, ठीक। और इसको भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो 36 से सीधे सीधे अगर जो हम इसको काटना चाहें तो 2 बार में लेके चलते हैं, तो 36 दूना 72, घटाएंगे तो 2 यहाँ पे 12, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक उस भाग को रिपीट करते रहना है। रिपीट कैसे करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक दोहराते रहना है, दोहराते रहना है या कहें रिपीट करते रहना है। तो जो संख्या यहाँ पे आए वो और जो यहाँ पे आए वो, इन दोनों में इस वाली संख्या से इसको भाग करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 36, ठीक। 12 3 36, ये गया कट। जब ये शेषफल 0 आ जाए, शेष कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो जिससे भाग कर रहे हैं ना, जिससे क्या कर रहे हैं, भाजक है, जो जिससे भाग करते हैं उसी को तो कहते हैं भाजक। तो जो जिससे भाग कर रहे हैं ना वो उसका HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर से एक बार समझो, देखो क्या करना है हमको, पहले देखना है संख्या कौन सी है, 36 छोटी है, 84 को भाग कर रहे हैं, तो 36 दूना 72, घटाएंगे तो 12 आया। यहाँ पे शेषफल नहीं आया, इसलिए हमने क्या किया, इस वाली संख्या को जिससे भाग कर रहे हैं, भाजक वाजक नहीं ध्यान रखना है, बस यहाँ पे देखना है जिससे भाग कर रहे हैं उसको इधर लिख लेना है तुरंत, एक ही स्टेप बाद तुरंत लिख लेना है, ठीक। यहाँ पे लिख लेना है
36, फिर भाग करना है 12 3 36। जब ये कट जाए तो जैसे जिसके मान पे शेषफल 0 आ जाए, 12 से भाग किया ना तो शेषफल 0 आया, तो ये जो 12 होगा जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो वही उसका HCF होता है। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया, ये हो गई हमारी भाग विधि। ठीक, अब देखते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विधि, वैकल्पिक भाग विधि। इसमें भी हमको क्या करना है, जैसे लास्ट विधि उसकी लासा की देखी थी वैसे ही इसको भी करना है। दोनों संख्याओं को लिखना है और काटना है। 2 से काटें तो 2 से इसको जब भाग करेंगे ना तो 18 यहाँ पे, 18 दूनी 36 होता है, और ये 42 दूना 84। ठीक है, फिर 2 9 18, और ये 21 दूनी 42, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 7 21। अब देखो हमको बस भाग तो करना है, लेकिन ये देखना है कि जब तक ये जो संख्याएं हैं ना अंदर, ये संख्याएं जब तक एक ही संख्या से सभी कट जा रही हैं तब तक ही भाग करना है। यहाँ पे देखो ना तो 3 से ये दोनों कट रही हैं और ना ही 7 से दोनों कट रही हैं, तो बस यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF अगर जो बताना हो ना तो आपको जब भी भाग वहीं तक करना है जहाँ तक दोनों संख्याएं कट रही हैं, या जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो 4 भी होती तो चारों जब तक कट रही हैं उसके पहले वाली संख्या तक ही वो हमारा HCF होगा। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों का तीनों का गुणन कर ले और आंसर जो होगा वही हमारा HCF होगा। तो इन तीनों मेथड में अगर जो मैं कहूँ तो सबसे सुटेबल विधि ये है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 4 5 6 कितनी भी संख्याएं हों सबको। अब भाग विधि में क्या है, ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। इसमें अगर जो 3 संख्याएं होती तो अभी पहले 2 को किए थे, फिर तीसरी को भी भाग करना होता, 4 होती तो चौथी को भी भाग करना पड़ता, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसमें भी सबके गुणनखंड करने पड़ते हैं अंत तक, उसके बाद में आपको चूज करना पड़ता है। इसमें चूज नहीं करना है, इसमें केवल भाग करते रहना है, और जो संख्या जहाँ पे कटनी बंद हो जाए सभी संख्याएं वहीं तक आपको गुणा कर देनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सबसे सुटेबल विधि है अगर जो कहें गुणनखंड के लिए। HCF जब भी निकालना है तो इस विधि का प्रयोग करना है, तीसरी वाली का अल्टरनेट विधि। ऐसे ही जब LCM निकालना है तो भाग विधि का प्रयोग करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, और इन दोनों में से आप बताइए आपको सबसे आसान विधि कौन सी लगती है LCM व HCF निकालने की। कमेंट करिए, अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा। I hope you enjoyed watching our video, found it helpful. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video.